हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हो और आपको 2027 का बोर्ड एग्जाम है और अभी तक आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको मैथ थोड़ा सा भी नहीं आता है, अभी तक आपने मैथ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया है और आप चाहते हैं कि मैथ में अभी से पढ़कर 95% करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सेट वन चालू करूंगा 2026 का। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अभी से मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि आपको अब क्या करना है, 2026 के जितने भी सेट हैं उसको करना है, हर एक प्रश्न को रखना है, हर एक प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आप 2027 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं कम समय में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अभी से पढ़कर मैथ में 95+ स्कोर कैसे करना है, मैंने बता चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग 2026 का जो सेट नंबर 1 है उसको आज हम लोग चालू करेंगे, जिसका कोड है 822FB। ठीक है, क्या है FB, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पेपर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको मैथ में जो भी मैं क्वेश्चन करा उसका पीडीएफ दूंगा। ठीक है, तो ये आपका जो सेट 1 है जिसका कोड 822FB है, इसको मैं आज चालू करूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है पीडीएफ, मैं इसको पीडीएफ आपको फ्री में दे दूंगा, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। ये सब पीडीएफ मैंने सेट 1 का निकाल चुका है। ठीक है, तो इसके हम लोग सभी प्रश्नों को एक एक करके प्रश्नों को समझेंगे और एकदम हल करेंगे। ठीक है, यदि आप मैथ में थोड़ा सा भी नहीं पढ़े ना तो आप मैथ में अच्छा से कर सकते हैं केवल ये सेट लगाकर। ठीक है, टोटल 7 सेट है, आप सातों सेट को कवर कर लीजिए, 95+ स्कोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, यही बार बार एग्जाम में आएंगे, तो आपको केवल इन्हीं 7 सेट लगाना है। ये आपका सेट नंबर 1 है, मैं सातों सेट को कंप्लीट कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सभी प्रश्न मैं आपको इस बोर्ड पर समझाऊंगा और वादा करते किस तरह समझाऊंगा कि आपको एक ही बार प्रश्न समझ में आ जाएगा। इसलिए आपका करना है, इसके लिए आपका करना है केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना है। चलिए अब लोग बिना किसी देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न इस पेज का आपको फर्स्ट वाला जो पेज है इसको मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं, जो भी आपको निर्देश दिया गया आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा कि एक द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या होगी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न पहला बाबू की जो आपका द्विघाती बहुपद होता है, क्या होता है वो, जो आपका द्विघाती बहुपद होता है, ध्यान समझिएगा, द्विघाती बहुपद होता है उसके कितने शून्यक होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन सेकंड है 3, 2, 1। ठीक है, तो जो द्विघाती बहुपद है नाम में छुपा है द्वि मतलब क्या होता है 2। ठीक है, द्वि मतलब क्या होता है 2, तो इसका मतलब इसका कितना घात होगा, 2 घात होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि द्विघाती बहुपद के अधिक से कितने शून्य हो सकते हैं, तो जितना घात होगा, द्विघात है तो 2 शून्य होगा। शून्य कितना होगा बाबू, 2 शून्य होगा। यदि इसके ऊपर त्रिघात होता, ठीक है, और चतुर्थ घात होता तो 3 घात होता तो 3 शून्य होता, और 4 घात होता तो 4 शून्य होता। यहाँ से क्लियर हो गया कि द्विघाती बहुपद में द्वि मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब 2 शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि आपको द्विघाती बहुपद कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, प्रश्न दूसरा ध्यान समझिएगा, कह रहा है ये आपको स्क्रीन दिखाई देगा दूसरा प्रश्न कि 36 के क्या करना है, 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, ध्यान से जब भी आपको कह देगा अभाज्य गुणनखंड, क्या कह देगा, अभाज्य कह देगा अभाज्य गुणनखंड, तो इसका मतलब बच्चे नहीं समझ पाते सर अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। तो जब भी आपसे कहे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 से काटेंगे कौन कटेगा 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। यही आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है, आपका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार है, 2 के ऊपर लिख देंगे 2। ठीक है, 3 कितने बार है, 3 भी आपका 2 बार है, तो 3 के ऊपर लिख देंगे 2। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मिलाइए कि एक चौथा ऑप्शन है। ठीक है, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 किस में है। ठीक है, तो आपका 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे होगा कि ये क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, किसी बोर्ड के बच्चे हो आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। ठीक है, मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, ना हिंदी ना इंग्लिश। ठीक है,
तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हो गया कि 36 का भाज्य गुणनखंड कैसे होता है, मैं निकाल कर बता दिया। जब भी आपको प्रश्न बोलेगा भाज्य गुणनखंड निकालिए, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है, मैंने एलसीएम निकाला है और जो जितने बार है उसके ऊपर मैंने उतना बार लिख दिया है। आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ते हैं। बाकी जिन बच्चों को कोई प्रश्न नहीं आएगा वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। बाकी यदि आप इन 7 सेटों कवर कर लेंगे, यदि आप इन 7 सेटों कवर कर लेंगे तो 95 से कोई नहीं हो सकता है, 100% है क्वेश्चन ये रिपीट होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ 13 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम होगा, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला प्रश्न। आपका कभी कोई 1 नंबर पूछता है, कभी कोई 2 नंबर पूछता है, तो मोस्ट वांटेड प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। मैं लिख देता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है आपका, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 13 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, ठीक है। तो आपके लिए एक सूत्र याद करना, इसलिए क्या आपको करना होगा, आपको इसके लिए सूत्र याद करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न क्या है, इसके सूत्र याद करना है दो संख्याओं का गुणनफल। एक सूत्र याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बाबू, बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। ये आपको सूत्र याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको 1 या 2 नंबर दिला के जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का। आपको हमेशा दो संख्या देगा, या तो एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ पूछ देगा, एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछ देगा, ठीक है। तो यही आपको इस प्रश्न में किया है, कह रहा है कि दो संख्या कौन कौन दिया है, 26 और 91। क्या दिया है, 26 और 91 दिया है ना। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा करना, गुणा करना। जब आप गुणा करेंगे तभी तो उसका फल निकलेगा, तो उससे बोलते हैं गुणनफल, इसका मतलब गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि एलसीएम होगा, तो इसका मतलब आपसे एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ आपको दिया है 13, कितना दिया है 13। आपको देख सकते हैं कि एचसीएफ 13 दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमको यहाँ से एलसीएम का मान निकालना है, तो 13 किस में है, गुणा में है, इधर किस में हो जाएगा, भाग में। तो हो जाएगा 26 गुणे 91 बटा 13 इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। दुनिया कोई भी चीज अगर गुणा में है तो बराबर की इधर आता है, जब बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाता है, सर ये मैथ का नियम है, ठीक है। फिर काटिए 13 दूना 26, ठीक है। यहाँ का जो 2 बचेगा, 2 गुणे इसमें कर देते हैं, 2 करने 2 और 2 9 18, 182 कितना हो जाएगा, 182। देखिए 182 कहाँ पर है उसको खोज निकालिए, ठीक है। ऑप्शन कि चौथा पाप 182, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। ये सूत्र को याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ का होता है। यहां से आपको दो संख्या दिया था 26 और 91, इनका मैंने गुणा कर दिया है। एलसीएम का मान पूछा था तो मैंने एलसीएम का एलसीएम रख दिया है, एचसीएफ का मान 13 दिया था तो मैंने 13 दिया है। फिर एक गुणा था, इधर का भाग हो गया है, काट दिए 13 दूना 26 और 2 का गुणा 91 करा दिए हैं, आपका 182 आएगा। ये आपका क्या हो गया है, राइट आंसर आ गया, ठीक है। यहां से आपका क्या हो गया, राइट आंसर आ चुका है बिना किसी समस्या का। अब आप लोग यहां से प्रश्न नंबर चौथा पढ़िएगा, प्रश्न नंबर चौथा पढ़िए और खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको आपको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा देखिएगा। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, प्रश्न चौथा आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि संख्याओं 150 और 210 का एचसीएफ होगा, ठीक है। जो प्रश्न नंबर चौथा है ये आपसे पूछ रहा है बाबू, ये आपसे पूछ रहा है कि 150 और इसका 210 का एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग लिखना है, क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। यदि आपको भाग विधि भी आता होगा, एचसीएफ निकालने का 2 विधि होता है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि, ठीक है। तो ये तो वैकल्पिक प्रश्न है, आप अभी पिछले का साम पढ़े होंगे छोटे का साम में, तो भाग से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि केवल आपको क्या करना है, राइट आंसर पर टिक करना है, ठीक है। बाकी आप इस विधि से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे कर सकते हैं। मैं आपको गुणनखंड विधि से बताता हूं, क्योंकि आपके प्रश्न में कभी कोई बोलता है कि गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो आपके लिए जरूरी है मैं इसे बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। निकालते हैं 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 75 में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 का 3 3 6, 3 पचे 15, ठीक है। फिर हम काटेंगे 5 से, वो बार कटेगा 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे, एक बार में कटेगा, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 का 2 और 2 पचे 10, ठीक है। 105 बार में कट जाएगा। फिर किससे काटेंगे वो, किससे काटेंगे, यहाँ से काटेंगे हम लोग, किससे 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 तरीके 9 और 3 पचे 15, 35 में कट जाएगा, ठीक है। फिर किससे काटेंगे, यहाँ से 5 से काटेंगे,
5 7 35 7 1 कट जाएगा ना, बिल्कुल। यहाँ से हमने एलसीएम निकालना है इसका, फिर क्या करेंगे 150 को अलग लिख देंगे, 210 को अलग लिख देंगे, ठीक है। फिर अब जो लिखे रहा है इसको सामने सेम लिखिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। फिर इसके सामने लिखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया कि जो दो संख्या दिया था उसका मैंने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है और मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम आसान लगा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एचसीएफ निकाला है ना, तो एचसीएफ निकालने का मतलब होता है कि एफ मतलब होता है फैक्टर, एफ मतलब फैक्टर गुणनखंड, तो मैंने आप गुणनखंड कर दिया, ठीक है। सी का मतलब होता है कामन, इन दोनों में कामन क्या है, इन दोनों में कामन है 2 3 और 5, यही कामन है ना, और हाईएस्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे सब गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 को एक बार लिख देंगे, 3 को लिख देंगे और 5 को लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार। यहाँ पर 3 कितने बार है, 2 बार है, तो लिखेंगे एक बार। यहाँ 5 कितने बार है, 2 बार, तो लिखेंगे एक बार में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 6 बचे 30, तो आपका ऐसे बना गया 30। देखिएगा राइट आंसर कहाँ पर छुपा हुआ है, 30, ठीक है। तो संख्याओं 150 और 210 का ऐसे भी ना जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी समस्या के। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी मैंने कैसे निकाला एक बार समझा देता हूं कि मैंने 150 का अलग एलसीएम निकाला, 210 का अलग एलसीएम निकाला, मैंने दोनों को लिख दिया और हमने क्या किया, अब हमने कॉमन देखा कि दोनों में कौन सेम है। यहाँ पे 2 दोनों में था तो बंद कर लिया, 3 दोनों था तो बंद कर लिया, 5 दोनों था तो बंद कर लिया, ठीक है। यहाँ पर 5 है लेकिन नीचे 5 है तो इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसको छोड़ दिया, ठीक है। और बाकी जोड़ा कर दिया, गुणा कर दिया, आपस में आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह का करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग प्रश्न 5 पढ़िएगा, प्रश्न 5 पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट वांटेड प्रश्न है और ये वाला प्रश्न 2027 में वायरल होने वाला है। मैं लिख कर देता हूं कि इस तरह का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इस प्रश्न का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। कैसे करना मैं बताता हूं कि इस तरह का प्रश्न कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 5 पर ध्यान समझिएगा। 5 प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि क्या कर रहा है कि यदि माइनस ए बहुपद, एक बहुपद दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का क्या है, शून्य का है, तो ए का मान ज्ञात करना। देखिए कह रहा है कि जो शून्य का मतलब होता है कि x का मान, शून्य का मतलब क्या कहा, x का मान, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर x है ना, तो इसका मतलब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब द्विघाती बहुपद को सॉल्व करते हैं तो उसका 2 शून्य निकलता है। अभी मैंने पिछले प्रश्न बताया था कि जब द्विघाती बहुपद होता है तो उसका 2 शून्य निकलता है, मतलब यहाँ पे जो x का मान होगा 2 निकलेगा, ठीक है। तो 1 दे दिया है, x का मान 1 दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है, डायरेक्ट दे दिया है, इनडायरेक्ट दिया है, आपको डायरेक्ट दे दिया, बोल दिया है कि शून्य दे दिया है, इसका मतलब क्या है कि x का मान क्या दिया, -a दे चुका है, ठीक है। क्या दिया है, -1। जब भी बोल देगा कि किसी द्विघाती बहुपद का शून्य कितना है तो इसका मान निकालिए, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि x का मान दे दिया है, ठीक है। तो कहा है ना कि -a इस बहुपद का शून्य का है, तो इसका मतलब x का मान क्या दिया है, -a दिया है। तो जहां x का मान क्या रख देंगे हम लोग, -a रख देंगे, और वहां सॉल्व करें तो किसका मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका करिए, यहाँ पर x का मान क्या रखिए, -a रखिए, ठीक है, -a रखिए, यहाँ पर रखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 बराबर लिख देंगे, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। x से जब क्या रखना है, माइनस है, इसको शून्य के बराबर रख देंगे क्योंकि हमको एक का मान निकालना है, हमने इसको शून्य के बराबर रख दिया, समीकरण बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे, यहाँ से -a रखेंगे, तो -a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे a रखेंगे और x की जगह रखेंगे -a रखेंगे, ठीक है। जहां x का क्या रखेंगे, -a को रखते चलेंगे, प्लस 10 0, ठीक है। मैंने यहाँ पर -a रख दिया, ठीक है। अब 2 गुणे -a का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का a होता है, ठीक है। -a का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का a होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं कि -a का स्क्वायर क्या कर देंगे, -a रखते हैं, ऐसा नहीं, गलती है। -a गुणे -a, ध्यान समझिएगा, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और a का गुणा इन करेंगे तो a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -a स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। -a का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का a स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2a, मतलब 2 का 2 a का गुणा जब इन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस यहाँ हो गया माइनस, ठीक है।
और यहाँ पर 2 का 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 ए है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 ए का गुणन क्या हो जाएगा 5 ए प्लस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। यहाँ प्लस या माइनस तो प्लस 5 से कट गया। ठीक है, इस प्लस 5 उधर भेजते हैं तो हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 10, सॉरी प्लस 10 को उधर भेजते तो हो जाएगा माइनस का 10, इससे माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 5a इक्वल टू 10। यहाँ इनके बीच में कुछ होता है गुणा का होता है, 3 किस में हो जाएगा भाग में। ठीक है, 3 में भाग में तो 5 गुना 10, तो एक मान कितना जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान समझिएगा, दुनिया कोई भी अंक हो, दुनिया कोई भी अंक हो, ठीक है, और दुनिया कोई भी अक्षर हो, ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत मोटी बात बता जाओ यहाँ से। दुनिया कोई भी अंक हो और दुनिया कोई भी अक्षर हो, यदि उनके बीच में कोई चीज नहीं दिखाई दे, गुणा है। क्या है? गुणा है। याद है इस बात को कि दुनिया कोई भी अंक हो चाहे दुनिया कोई भी अक्षर हो, ठीक है, उनके बीच में हमेशा गुणा चिन्ह होता है। देखिए ये अंक हो गया, ये क्या हो गया अक्षर हो गया, इनके बीच में कौन सी चिन्ह होगा गुणा का होगा। तो जब कोई चीज गुणा होता है तो बराबर में इधर जाता है तो किसमें जाता है भाग में जाता है, इसका मतलब बट्टा में जाता है। तो 5 10 एक मान कितना है 2। तो देखिए आपका पांचवा का राइट आंसर क्या छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको नंबर 6 क्लियर होगा। अब आप लोग प्रश्न नंबर 6 पढ़िएगा। एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे कि आपको कह रहा था कि इस द्विघाती बहुपद का एक शून्य दे दिया था माइनस ए, मतलब आपको x का मान दे दिया माइनस ए। ठीक है, तो जहां जहां x था मैंने वहां क्या रख दिया माइनस ए रख दिया। ठीक है, रख दिया है माइनस ए का स्क्वायर होता है प्लस ए स्क्वायर, तो मैंने प्लस ए स्क्वायर लिख दिया। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 का 2 लिख दिया, ए का ए में। देखिए ध्यान समझिएगा, अक्षर का गुणा अक्षर में होता है और अंक का गुणा अंक में होता है, इस बात को आप लोग ध्यान समझिएगा। ठीक है, अंक का गुणा अंक में होता है और अक्षर का गुणा अक्षर में होता है। तो यहाँ पर अंक अकेले था तो सेम टू सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 अक्षर है लेकिन दोनों सेम है, 2 बार है तो मैंने ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस दे दिया और 5 का 5 दे दिया, ए का ए लिख दिया। ठीक है, लेकिन बीच में गुणा संबंध है मैंने बताया है। ठीक है, और 10 का 10 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 ए स्क्वायर से 2 ए स्क्वायर कट गया क्योंकि माइनस में ए प्लस में दोनों का चिन्ह उल्टा है तो कट गया। ठीक है, फिर आप माइनस का 5 ए को माइनस 5 से बन दिया, इस प्लस 5 10 को उधर भेज दिया, इस 10 प्लस का 10 को उधर भेज दिया तो माइनस 10 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे प्लस गुणा में 5 है तो इधर हो गया भाग में, मतलब बट्टा हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना 10 हो गया, मतलब एक का कितना गया से 2 आ गया। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न क्लियर हो गया। एक बात याद रहेगा कि दुनिया कोई भी अंक हो और दुनिया कोई भी अक्षर हो, एबीसीडी हो, उनके बीच में से गुणा चिन्ह होता है, तब आप भूलिएगा मत इस बात को। बहुत मोटी बात है जिसको आपको याद रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, अगला प्रश्न 6 आप लोग पढ़िए और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोककर। ठीक है, बाकी प्रश्न 6 हम लोग करते हैं। कह रहा है प्रश्न 6 आप लोग देखिएगा। प्रश्न 6 है कि यदि a बटा 3 बराबर a बटा 3 माइनस b बटा 4 इक्वल टू 1 हो, क्या हो 1 हो, 1 में a बराबर 6 है तो b का मान याद करना। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि a का मान आपको दिया है कितना बाबू 6, तो b का मान आपको निकालना है। इस b का मान निकालना है जबकि a का मान दे दिया है। a का मान कितना दे दिया है, a का मान आपको 6 प्रश्न में दे दिया है। ठीक है, इसके बटा को 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। दुनिया कोई भी संख्या उसके बटा हम हमेशा 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a का मान कितना दिया है 6, तो 1 जब रखेंगे 6 बटा 3 माइनस b का मान निकालना है तो b का b रख देंगे, बटा में 4 इक्वल टू 1/1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझिए क्या करेंगे यहाँ से, इस प्लस इसका कौन चिन्ह है प्लस का 6 बटा 3 उसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस b बटा 4 इक्वल टू 1/1, ये प्लस जाके कितना हो जाएगा माइनस का 6 बटा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बटा 3। इसका प्लस है, जब बराबर कुछ उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें करिए, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 6 बटा 3, कैसे कि ध्यान से देखिए, इसका गुणा इसमें करा दीजिए तो 3 एक 3, इसका गुणा इसमें कराइए, 1 का 6 है 6 और नीचे का नीचे गुणा कराइए। ठीक है, तो 1 3 यहाँ 3 लिख दिए। ठीक है, तो माइनस b बटा 4 इक्वल टू 3 में से 6 जाए माइनस 3 बटा के क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, इसका मतलब कितना बचा माइनस b बाई 4 इक्वल टू बचा कितना -1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, माइनस माइनस कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये 4 किसमें है बटा के नीचे है, तो दुनिया कोई भी चीज तो बटा के नीचे है, इसका मतलब भाग में है। किसमें भाग में, तो जब बटा के चीज बटा में कोई चीज होता है तो जब बराबर हो जाता है तो गुणा में हो जाता है। किसमें होता है गुणा में, तो b इक्वल हो जाएगा 1 गुणे 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4।
तो आपका बी का मान कितना आ गया 4 यहाँ से आ गया बिना किसी समस्या का। ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने ए का मान 6 रख दिया, फिर इसका प्लस है तो दुनिया कोई भी चीज प्लस में है तो उधर जाके किसमें होता है माइनस में, तो वही माइनस में हो गया। ठीक है, और मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक के साथ मैंने किया, एलसीएम से नहीं लेना है। दुनिया कोई भी अगर दो भिन्न वाला सवाल है, ठीक है, तो क्या करते हैं कैंची गुणा करते हैं, इसका इधर इसका इसमें, ठीक है, और फिर नीचे का नीचे लिख देते हैं। ठीक है, फिर मैंने 3 में 6 घटा दिया तो -3 लिखा, क्योंकि 6 बड़ा है माइनस में तो माइनस लगा दिया। ठीक है, दुनिया कोई भी संख्या अगर बड़ी है तो उसका जो चिन्ह होता है वही हम लोग आंसर में भी चिन्ह लगाते हैं। तो 6 बड़ा था तो उसके माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया है, 3 से 3 कट गया है, को बार में माइनस सॉरी एक बार कट गया है और माइनस तो माइनस में लगा दिया है, माइनस से माइनस कट गया, b/4 बचा। अब ये किस में है, बटा में है, 4 बटा में, तो बराबर होता है किस में हो जाएगा भाग में, सॉरी गुणा में, इधर सॉरी भाग में इधर, तो इधर किस में है गुणा में, तो 1 गुणा 4 होगा उतना होगा 4। देखिए राइट आंसर कहां है 4 आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न भी आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आप लोग प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है कि समीकरण इतना के मूल होंगे। आपको मूल ज्ञात करना है, कितना हो, सबसे पहले मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना बहुत आसान है। क्या है प्रश्न, क्या दिया, प्रश्न दिया कि x + 6 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 7 देगा x + 6 x इंटू x - 5 = 0। ये जो समीकरण दिया गया है या इसका शून्यक निकालना है, मतलब मूल ज्ञात करना। क्या करना है, मूल होंगे या शून्यक बोले दोनों सेम होता है। या तो प्रश्न बोलेगा शून्य ज्ञात करिए तभी भी x का मान निकालना होता है, चाहे मूल बोलेगा तभी भी x का मान निकालना होता है। इस बातों को दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट क्या किया है, डायरेक्ट एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है। मैं इसको सॉल्व कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। दुनिया दो संख्या दिया, एक संख्या हई दिया है और एक संख्या हई दिया है। हई मतलब हई सॉरी ये दिया। ठीक है, दो संख्या आपको दिया हुआ है, एक दो संख्याओं को गुणा कराने पर 0 कब आता है। अगर मान मैं आपको दो संख्या दूं, मैं कह दूं कि इसको 0 करो, गुणा करके 0 लाओ, इसका मतलब क्या होता है वो, या तो ये संख्या 0 होगा या तो ये संख्या 0 होगा, तभी तो आंसर 0 आएगा। मान लीजिए आपको दो संख्या, एक है 0 एक है 5, इनका गुणा करेंगे तभी तो 0 आएगा। या तो ये 0 हो, पहला वाला 0 हो, या तो क्या दूसरा वाला 0 हो, तभी तो 0 आ सकता है। दो ही केस में 0 आएगा। दो संख्याओं गुणा करने पर 0 कब मिलेगा, कब मिलेगा आपको, या तो पहले संख्या 0 हो तो 0 आएगा, या तो दूसरे वाली संख्या 0 हो तब 0 आएगा। ये तो हो सकता है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए ये दो संख्या है ना, इनका गुणा करने पर 0 है, इसके बीच में कोई होता है गुणा चिन्ह होता है। दो कोष्ठकों के बीच में हमेशा किसका चिन्ह होता है, गुणा चिन्ह होता है। इसको आपको याद रखना है कि दो कोष्ठकों के बीच में कौन चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो इन दोनों गुणा करने पर 0 कब आएगा, या तो ये 0 होगा, इसका मतलब या तो हर 0 पावर होगा या ये 0 पावर होगा, दोनों से कोई एक हो सकता है, हमको तो पता नहीं है। ठीक है, तो यहां से प्लस का 14 किसमें हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, पहला मूल निकल गया। ये माइनस का 5 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये दूसरा का मूल आपको निकल के देखिए कितना आसान है, कितना आसान है सवाल करना। मैंने आपको क्या दिया था, दो संख्या दिया था, उनका क्या दिया था, उसको 0 बार दिया था। तो मैंने बताया कि दुनिया को भी दो संख्या 0 कब आ सकती है, या तो पहली वाली संख्या 0 के बराबर होगा या दूसरी वाली संख्या 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों को 0 के बराबर रख दिया, मैंने प्लस 6 को उधर भेज दिया तो माइनस हो गया, ये माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया, ये आपके दो मूल हो गए। तो देखिए आपका राइट आंसर कहां है, कहां 6 कामा -6 5 कहां है, -6 5। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, -6 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में एकदम बल्ले हो गया है। अब लोग प्रश्न नंबर 8 पे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 प्रश्न आपको ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, हम भी पढ़ते हैं। कह रहा कि यदि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं की संख्या होगी। बहुत आसान प्रश्न है, लड्डू प्रश्न है। कह रहा है कि कोई वृत्त है, ध्यान से देखिए, कोई वृत्त है, ये मान लीजिए वृत्त है। ठीक है, अब वृत्त बनाने के केंद्र का सत्ता पड़ेगी, तो मान लीजिए केंद्र है, कुछ भी नाम ले सकते हैं, वो नाम ले सकते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग मान ले कोई बाह्य बिंदु, एक यहाँ बाह्य बिंदु है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस बाह्य बिंदु से आप इस वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। ठीक है, कितनी स्पर्शरेखा हम लोग खींच सकते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यदि कोई वृत्त है, एक बाह्य बिंदु से हमको स्पर्शरेखा खींचनी है। स्पर्शरेखा क्या होती है बाबू, कि जो वृत्त को केवल एक बिंदु काटे जाए, कोई बिंदु काट जाए बाबू, एक बिंदु काट जाए, मान यहाँ काट रहे हैं, इसका मतलब है P। ठीक है, और एक ये हो जाएगा। ठीक है,
इसको बोलते हैं क्यू, ये होता है आर। ठीक है, क्या समझेगा? दुनिया की कोई भी वृत्त हो, अगर हम उससे बाएं बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमेशा 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, देखिए इधर से खींचेंगे तो भी 2 होगा, इधर से खींचेंगे तभी भी क्या होगा? 2 होगा। कहीं भी बिंदु रहेगा तो हम 2 ही स्पर्श रेखा कर सकते हैं, खींच सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो ध्यान से देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काट के जाए, कोई बिंदु काट जाए, एक बिंदु काट के जाए, उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काट के जाए उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो देखिएगा ये वाला जो रेखा गया है पी आर, ये केवल एक बिंदु काटा नहीं काटा है, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। ये भी एक बिंदु काटा है तो स्पर्श रेखा। तो क्या आ जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर को होता सी 2। ठीक है, तो एक वृत्त पर किसी बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा संख्या होगी कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी बाबू? 2 होगी। चाहे तो आप इधर से बिंदु रखिए, चाहे इधर बिंदु रखिए, चाहे इधर बिंदु रखिए, कहीं बिंदु रखिए, केवल क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको प्रश्न वाला समझ में आ गया होगा बिना किसी समस्या के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा पेज को उठाते हैं। प्रश्न नंबर 9 का प्रश्न नंबर 9 का एकदम आसान प्रश्न, भी एकदम मोस्ट वायरल प्रश्न है आपका चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, चैप्टर नंबर कितना है? 6 का मोस्ट वायरल प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या है ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 का एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, ये क्या हो? एक त्रिभुज, सॉरी 9वां प्रश्न है ना, एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को। एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है? ए बी सी, एबीसी है जो जिसमें रेखाखंड डीई, इसमें कोई रेखाखंड डीई है। क्या है? मानिए यहाँ पे रेखाखंड डीई, आपको तो एग्जाम में सब बनाना ही है, बस आप समझाने के मैं बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है, एक में रेखाखंड डीई समांतर है बीसी का, मतलब ये रेखा इस रेखा है समांतर है। ये वाला जो डीई रेखा है, जो रेखाखंड है, तो क्या है? बीसी रेखाखंड रेखा है समांतर है। ठीक है, जहां डी और ई क्रमशः ए बी और एसी के बिंदु है, आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, एसी के बिंदु है। ठीक है, कह रहा कि यदि एडी कितना दिया है आपको प्रश्न में? एडी दिया है बाबू, एडी दिया है 2.1। ठीक है, फिर आपको डीबी दिया है, डीबी दिया है आपको, डीबी कितना दिया है आपको? 4.2। ठीक है, फिर डीई कितना दिया है? 3.1। ठीक है, तो बीसी का मान करते हैं। किसका मान करते होगा आपको? बीसी का मान करते हैं। बीसी होता है इसका मान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझेगा। दुनिया के कोई भी 2 त्रिभुज यदि समरूप होते हैं, समरूप मतलब क्या होते हैं? समरूप आगे चैप्टर सी तो पढ़ा हुआ समरूप। ठीक है, नई बात कोई बात नहीं। दुनिया के कोई भी 2 त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? वो भुजाओं का अनुपात होता है। देखिए 2 त्रिभुज कौन है? एक छोटा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज एडीई। ठीक है, और एक बड़ा त्रिभुज लीजिए, एक बड़ा त्रिभुज लीजिए टोटल ए बी सी, ये दोनों के आपस में समरूप है। क्या बाबू? समरूप है। ठीक है, तो जब 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अनुपात मतलब एडी, ध्यान से यहाँ पे एडी बटा एडी मतलब ई छोटा त्रिभुज का ई भुजा और बड़ा त्रिभुज का एबीसी का मतलब एबी बराबर किसके होगा? डीई, मतलब इस भुजा के डीई अनुपात बीसी। ठीक है, इसके बराबर होगा। ठीक है, मैंने बताया कि दुनिया कोई भी 2 त्रिभुज हो, वो अगर समरूप है तो क्या होता है? उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैंने 2 त्रिभुज लिया है, एक त्रिभुज एडीई और एक त्रिभुज एबीसी, बड़ा त्रिभुज लिया। ठीक है, इसमें इसका भुजा बराबर होगा इस टोटल के, इसकी छोटी भुजा इस टोटल क्या होगा? बराबर। अनुपात में क्या होगा? बराबर होगा। तो मैंने एडी मतलब छोटा त्रिभुज का छोटी भुजा और एबीसी त्रिभुज का बड़ा भुजा एबी, इन दोनों को बटा मार दिया। फिर छोटा वाले त्रिभुज का मैंने भुजा लिया डी और बड़े त्रिभुज का भुजा लिया बीसी, इन दोनों की अनुपात में रख दिया। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एडी का मान कितना दिया है? एडी का मान दिया 2.1, तो 2.1 रख देंगे। एबी का मान हमको नहीं दिया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका जो एबी है, ये दो रेखाओं से बना है, 2 रेखाखंड से बना है। ध्यान से यहाँ पर एक है एडी और प्लस डीबी, इन दोनों से बना कि नहीं बना? बताइए। जो एडी है, यदि मैं एडी और डीबी जोड़ूंगा तो एबी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एबी हम मुझे चाहिए तो मैं एबी एडी और डीबी जोड़ूंगा तो टोटल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वही मैंने एडी और प्लस डीबी लिख दिया। ठीक है, एडी का मान आपको 2.1 दिया है, 2.1, डीबी का मान आपको दिया है 4.2, दोनों में कितना जाएगा? 6.3 आ जाएगा, 6.3। ठीक है, और यहाँ पर एबी का मान कितना आएगा? 6.3।
3 आ गया। DE का मान दिया 3.1, 3.1 कर दिया। यहाँ पे BC का मान निकालना है तो BC का BC हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ध्यान से लेंगे, इस 10 कट जाएगा, 21 से कितना होगा 300, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, कितना कट जाएगा 3 बार में, यहाँ से आपका कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 1 बचा है, नीचे बचा है 3, ऊपर तो सब कट गया तो 1 बचा है, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा 3.1/20, यहाँ से अगर कैंची लगाएंगे इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो BC गुणा 1 में लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा BC, और 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो जाएगा 3 3 9 2.3, कितना जाएगा 9.3 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 9.3 सेंटीमीटर। ये क्या जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, पहले हमने AB का मान निकाला, ठीक है, तो 603 आया, फिर हमने ये वाला सूत्र लगाया, एक क्या है आपका प्रमेय है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैंने दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिया, जो मान मैंने दिया था उसे पुट कर दिया है, दशमलव दशमलव काट दिए हैं, फिर 21 दिया, 63 3 बार कट गया है। और क्या करेंगे, यहाँ से 3 को 1/3 को 1/3 दिया, ये वाला सेम लिख दिया, कैंची गुणा करना है इसका इसमें और इसका इसमें, यहाँ 3 गुणा जब इसमें करना है तो 9.3 आ गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या है 9.3। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोग आज की वीडियो में केवल कितना प्रश्न रखते हैं, 9 प्रश्न रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग प्रश्न नंबर 10 11 सभी प्रश्न अगले वीडियो में कवर करेंगे। बाकी यहाँ तक आपको प्रश्न सब समझ में आए कि नहीं आए, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है बाबू। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और सपोर्ट बिल्कुल करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको इसका PDF चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर PDF लिखना है, मैं इसका PDF आपको दे दूंगा ताकि आपको इधर उधर नहीं खोजना पड़े, ठीक है।